एक देश, सैकड़ों भाषाएं, विविधता का समंदर, लेकिन एक राष्ट्र। जब भारत आजाद हुआ तो सवाल था, क्या ये देश, क्या ये राष्ट्र एकजुट रह पाएगा? 550 से ज्यादा रियासतें, ब्रिटिश प्रोविंस और हर कोना अपनी पहचान में अनोखा। तब शुरू हुआ एक ऐतिहासिक सफर, एक राष्ट्र का पुनर्गठन। किसी ने चाहा अपनी भाषा के नाम पर राज्य, किसी ने मांगा अपने अलग विकास। 1956 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण हुआ। इंडिया का नक्शा बदला और साथ ही बदले राष्ट्रीय सोच। पर यह भी एक सवाल छोड़ गया, क्या यह पुनर्गठन एकता की नींव था या बिखराव का बीज? लेट्स फाइंड द आंसर। हेलो एंड वेलकम टू द स्टेट क्राफ्ट सिंप्लीफाइड विद डॉक्टर अजय। This is the 6th lecture in the Indian Polity series, State and Union Territories of India or State Reorganization. Introduction. Article 1 to 4 of Part 1 of the Constitution deals with state and union, deals with union and its territories. भारत की बात करें, जो संविधान है उसकी बात करें, आर्टिकल 1 to 4 के बीच जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात कर रहा है। आर्टिकल 1 यह कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states rather than a federation of states. इसका मतलब क्या है? इंडिया दैट इज भारत, इसका अर्थ यह है कि भारत का नाम दोनों रूपों में मान गया है, इंडिया और भारत। Why इंडिया एंड भारत बोथ? इसकी जरूरत क्या थी? भारत वो ट्रेडिशनल नाम है, लेकिन मॉडर्न नाम क्या है? इंडिया। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैठक था, सभी मेंबर एक नाम पर सहमत नहीं थे। सिर्फ भारत होना चाहिए कुछ लोग बोल रहे थे, और कुछ बोल रहे थे सिर्फ इंडिया होना चाहिए। तो यह मान लिया गया, इससे दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता यह हुआ कि इंडिया और भारत हम दोनों को ही रखेंगे। इसलिए आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। सो इट सिग्निफाइज ये दोनों ट्रेडिशनल व्यू एज वेल एज मॉडर्न व्यू दोनों को एक साथ लेके जाएगा। इंडिया की बात करो और भारत की बात करो, as union of states rather than federation of states. एक सवाल आता है, इस छोटा सा क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, why union of states, why not federation? यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? फेडरेशन का होना चाहिए। इंडिया को यह रिकॉग्नाइज क्यों किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके पीछे एक रहस्य था। इसके पीछे का मकसद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा, यूनियन ऑफ द स्टेट हैज बीन प्रीफर्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। अंबेडकर ने कहा, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट उसको हम प्रेफरेंस दिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स पहले, क्योंकि 2 वजह था, उसके लिए 2 कारण था। पहले क्या था, जो इंडियन फेडरेशन किसी समझौता, किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। ये जो बोल रहा है इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट से इंडियन स्टेट, इंडियन फेडरेशन नहीं बना है, जैसे कि अमेरिका का बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका की बात करें हम तो वो एक साथ आए थे। पहले जो 13 स्टेट्स थे अमेरिका में, अभी 50 है, तो एक साथ 13 स्टेट एक साथ आके बोले कि हम फेडरेशन बनाएंगे। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन है। लेकिन भारत की बात करें, वो इंडियन फेडरेशन वो एग्रीमेंट से नहीं आया था, पहले से ही इंडिया था। दूसरा क्या था, वो स्टेट्स के पास अलग होने का अधिकार नहीं है। That the states have no right to secede from the federation. ये भी यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे कोई स्टेट अगर वो चाहे अमेरिकन यूनियन, अमेरिकन फेडरेशन से अलग रहने के लिए वो अलग हो सकता है। लेकिन भारत की बात करें, इंडिया की बात करें हम,
नो स्टेट कैन सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता। मतलब यह है कि ये एक अटूट देश है जिसको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। भारत में यूनियन indestructible है, but not the states. No, states can be destroyed. States are destructible, but union is indestructible. इसलिए बोला है कि ये अटूट देश है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें, वहां पे कोई भी स्टेट अलग रह सकता है ना, दैट कोई भी स्टेट अमेरिकन यूनियन से अलग हो सकता है। सो अमेरिका इज ए यूनियन ऑफ indestructible states of destructible union, but Indian Federation is an union of indestructible union of destructible states. वहां पे यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेट को किया जा सकता है। स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब स्टेट का बाउंड्री, स्टेट का नेम, स्टेट का मर्जर, ये सब विभाजन सब कुछ हो सकता है, लेकिन यूनियन का नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। भारत का संविधान जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत की भूमि, भारत के टेरिटरी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे एक्वायर्ड इन फ्यूचर, यू कैन से, भविष्य में। तो पहला क्या, स्टेट की टेरिटरी, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। दूसरा था क्या, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित एरिया, केंद्र शासित टेरिटरी। तीसरा बोलते हैं टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, वो टेरिटरी जो भारत सरकार फ्यूचर में कभी भी हासिल कर सकता है, कभी भी हासिल कर सकता है। So, Schedule 1 of the Constitution lists the name and territorial extent of the states and UTs. तो यहां पे हमें ये याद रखना होगा, Schedule 1 क्या बोलता है, भारतीय संविधान का नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। भारत में जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उनका नाम यहां पे मेंशन किया गया है। यहां पे एक सवाल उठता है, हम टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों बोल रहे हैं rather than यूनियन? हम यहां पे क्यों बोल रहे हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया? हम यहां पे टेरिटरी क्यों बोल रहे हैं, यूनियन क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहां पे बोल रहा है कि जो टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए वाइडर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन उसका ज्यादा है, वाइडर एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं ना विस्तृत है। टेरिटरी में क्या क्या आ जाएगा, स्टेट्स आ जाएंगे, यूटीज आ जाएगा, और फ्यूचर में कोई हम टेरिटरी एक्वायर करने वाले हैं वो भी आ जाएगा, फ्यूचर टेरिटरीज। मतलब हम टेरिटरीज की बात की है तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा, और टेरिटरीज दैट में एक्वायर इन फ्यूचर, ये तीनों आ जाएंगे टेरिटरी में। अगर यूनियन की हम बात करें तो यूनियन में सिर्फ स्टेट का टेरिटरी आएगा, सिर्फ स्टेट्स। इसलिए हम टेरिटरी यूज किए हैं, टेरिटरी शब्द का यूज इस्तेमाल किया गया है, ना कि यूनियन की। थोड़ा और समझते हैं, ये जो दिया गया है, जस्ट अ मिनट, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, इसका मतलब यह है कि कोई भी समझौता, खरीदारी या कोई भी उपहार कोई देता है बाहर देश से, वो सेसेशन में आ जाएगा। मतलब जो फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना है वो भारत के एक सोवरेन राष्ट्र है, और वो विदेशी भूमि को इंटरनेशनल लॉ के जरिए नहीं हासिल कर सकता है। तो इंटरनेशनल लॉ में प्रोविजन क्या है, वो 3 प्रोविजन दिया है। पहला क्या है, सेसेशन, मतलब कोई भी समझौता हो सकता है, कोई बाहर देश से कोई भी टेरिटरी हम खरीद सकते हैं, उपहार की तरफ से ले सकते हैं, या लीज वो भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशन, किसी रूलर द्वारा उसको कब्जे में लिया जा सकता है। ये सपोज कोई रूलर एक्स के अंदर है,
इंडियन गवर्नमेंट, भारत का सरकार उसको ऑक्युपाई कर सकता है। तीसरा क्या है? कंक्वेस्ट और सब्जेक्शन। ये युद्ध हो गया, युद्ध किया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, वार हुआ, तो भारत ने लाहौर को अपने अख्तियार में ले लिया, अपने अंदर ले लिया, उसको कंक्वेस्ट बोल सकते हैं। तो फॉरेन टेरिटोरीज को एक्वायर करने के लिए तीन प्रोविजन, सेसेशन, ऑक्युपेशन एंड कंक्वेस्ट। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास दो मुख्य शक्तियां हैं। क्या है? पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. This is article 2. According as per the law, parliament union में किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकता है, न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन यूनियन और यू कैन से पार्लियामेंट को सही लगता है, उसके हिसाब से वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर सकता है। उसके हिसाब से दो पावर है जो पार्लियामेंट के हाथ में है अंडर आर्टिकल 2। क्या है? फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नए राज्य के दाखिला की बात कर रहे हैं हम। नए राज्य के दाखिला मतलब किसी दूसरे देश का भूमि को भारत के अंदर शामिल किया जा सकता है। कोई भी दूसरा स्टेट है, उसका कोई भी लैंड है, उसका कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई भूमि है, उसको इंडिया एक्वायर कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है। एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हो गया था। दूसरा क्या बोल रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स मतलब एक नए राज्य बनाना जो किसी विदेशी भूमि पर भी अधिकृत हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्य के स्थापन, नए राज्य के बना सकता है, न्यू स्टेट बना सकता है। इसका मतलब क्या है? ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहे हैं? ये जो टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहे हैं वो लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल प्रोविजन इफ नीडेड। जो नया स्टेट होगा उसको लीगल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लीगल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और कोई स्पेशल प्रोविजन, थोड़ा हम जो बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन, थोड़ा एक्स्ट्रा फंड दे सकते हैं, कोई स्पेशल राइट्स दे सकते हैं, उसको आधार करके कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्लियामेंट को सही लगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज in the existing states or you can say reorganization of the existing states। पार्लियामेंट के हाथ में क्या पावर है? क्या पावर है? वो बोल रहा है कि आर्टिकल 3 के तहत से बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है। दैट इज बेसिकली पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिगार्ड टू दिस, विथ रिगार्ड टू द स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, तो क्या कर सकता है पार्लियामेंट? बोल रहा है कि इट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट और स्टेट्स। ये किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य का जो सीमा है, जो एरिया है, उसको कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये पार्लियामेंट के हाथ में है। किसी नए स्टेट के निर्माण भी कर सकता है। किसी राज्य का एरिया वो उसमें बदलाव कर सकता है। उसका बाउंड्री, जो सीमा बोलते हैं, उसको बदल सकता है। उसका नाम भी चेंज कर सकता है। किसी भी राज्य को दो राज्य से मर्ज कर सकता है और कहीं पे बड़ा राज्य है उसको डिवाइड भी कर सकता है। पूरा का पूरा पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। मिला सकता है या फिर अलग भी कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। हम बोल रहे हैं यूपी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, राइट? तो पार्लियामेंट चाहे तो यूपी को डिवाइड कर सकता है। ओके, यूपी को डिवाइड करके 2 या 4 राज्य बना सकता है, 2-4 छोटे छोटे राज्य में तब्दील कर सकता है। ठीक है, इसका नाम बदल सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या है, क्या प्रोसीजर है? इसके लिए
एक बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। इट कैन बी आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है, लेकिन वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता, उसके पास ये पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। सो कोई भी बिल किसी भी राज्य को लेके है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, उसका टेरिटोरी चेंज करना है, टेरिटोरी बदलना है, नया राज्य बनाना है, किसी राज्य को बाइफरकेट करना है, उसकी क्षमता, उसकी पावर पार्लियामेंट के पास में है। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में वो बिल इंट्रोड्यूस होगा। फिर द प्रेसिडेंट सिक्स व्यूज ऑफ द अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर क्या होता है, ये जो राष्ट्रपति है, पहले जिस स्टेट पर यह असर पड़ेगा उसका जो विधानसभा होगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, उसका राय, उसका ओपिनियन मांगते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट ए ओपिनियन। ठीक है, अगर वो राय, अगर कुछ भी आए, वो प्रेसिडेंट उसके लिए बाउंड नहीं है, वो मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट मे एग्री टू इट और मे नॉट। ठीक है, ये बस फॉर्मेलिटीज है। प्रेसिडेंट ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बिल भेजते हैं, उसको पूछते हैं, लेकिन वो जो पार्लियामेंट है वो विधानसभा की राय माने या ना माने, वो उसके बिना भी फैसला ले सकते हैं। द पार्लियामेंट में पास द बिल इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स ओपिनियन। अगर स्टेट यस कहे या नो कहे, ये कोई मायने नहीं रखेगा, पार्लियामेंट जो चाहेगा वो कर सकता है। एग्जाम्पल, तेलंगाना, इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन 2014 में तेलंगाना बना था, आंध्र को बाइफरकेट करके, आंध्र को डिवाइड करके। ठीक है, आंध्र को डिवाइड किया, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दो स्टेट हो गए। नेक्स्ट, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बोल रहा है कि अगर पार्लियामेंट किसी भी राज्य का टेरिटोरी, किसी भी राज्य का नाम, किसी भी राज्य पे कोई भी कार्रवाई करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। तो आर्टिकल 4 में क्या है, द लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको संविधान में कोई बदलाव ये नहीं माना जा सकता। इसलिए बोल रहे हैं, अगर आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई भी कानून बनाया जाता है, जैसे नए राज्य बनाने की, ओके, न्यू स्टेट्स की बात हम करें, उसकी बाउंड्री, जो सीमा, वो बदलना है, बाउंड्री की बात करें। ठीक है, ये कोई भी चीज अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वो अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ क्या होगा, इट विल अल्टर द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, हम डिस्कस किए हैं, लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज, दैट इज शेड्यूल 1। ठीक है, और फोर्थ में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, वहां पे थोड़ा बदलाव आएगा। इसलिए बोला कि सिर्फ शेड्यूल 1 और 4 में बदलाव आएगा। इसको संविधान संशोधन आइन, संविधान संशोधन का विधेयक हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये अंडर आर्टिकल 368 का प्रोसीजर के तहत नहीं होगा। कोई भी स्पेशल अमेंडमेंट की प्रोसीजर हम नहीं फॉलो करते हैं। ये सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी में हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी कहां चाहिए, पार्लियामेंट। सो हम जानते हैं, ये बाद में डिस्कस भी हम करेंगे, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, जो सिंपल मेजोरिटी में पास किया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाता है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। ये पार्लियामेंट की शक्ति है राज्यों का पुनर्गठन करना। और ये जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, वो पावर कहां से आता है, फ्रॉम आर्टिकल 3 and 4। आर्टिकल 3 और 4 के तहत पार्लियामेंट स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, इस पावर उनको मिलता है। तो क्या क्या कर सकता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन अल्टर द एरिया, बाउंड्री, नेम ऑफ द स्टेट्स, मर्ज और डिवाइड द एग्जिस्टिंग स्टेट्स,
क्या बोल रहा है? नए राज्य बना सकता है, किसी राज्य का एरिया को कम या ज्यादा कर सकता है, बाउंड्रीज बदल सकती है, राज्यों का नाम भी बदल सकती है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। वो पार्लियामेंट में एक बिल आएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रेफर करेंगे। ये सब जो था, ये वाला प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है? तो बिल पार्लियामेंट में आएगा, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट उनका ओपिनियन जानने के लिए। फिर उनका ओपिनियन क्या होगा क्या नहीं होगा वो पार्लियामेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है? देन सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर दिया जाएगा, और सिंपल मेजोरिटी से जब पास किया जाएगा तब हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 368 सिंपल मेजोरिटी को ऐड नहीं करता है। ओके? सो उस हिसाब से अगर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो 1956 के तहत 1956 में लिंग्विस्टिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। लैंग्वेज को आधार करके, भाषा को आधार करके नए स्टेट बने थे। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था। देन 2000 की बात करें हम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सब बने थे। 2014 में तेलंगाना बना, 2019 में जम्मू कश्मीर, उसको हम रीऑर्गेनाइज कर लिए इनटू 2 यूटीज। ठीक है? यूनियन टेरिटरीज में हम उसको तब्दील कर दिए थे। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैसे हुआ, इसका इवॉल्व कैसे हुआ? जो स्टेट आज हम बात करें, एट प्रेजेंट हम बात करें, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? ये पहले से था क्या ऐसा? ये जो 28 राष्ट्र राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8, ये पहले से ऐसा था क्या? नहीं था। फिर कब हुआ, कैसे हुआ? तो उसको जानने के लिए हम इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम स्वाधीन हुए थे 1947 में, आजाद हुए थे हम, आजाद जब हुए थे ब्रिटिशर्स से, तो उस समय में ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट थे। राइट? ब्रिटिश प्रोविंस क्या था? जो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और प्रिंसली स्टेट जो देसी राजा के अंदर था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का प्रभाव में था। ये जो ब्रिटिश प्रोविंस वो डायरेक्टली रूल किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, और जो प्रिंसली स्टेट वो जो देशीय राजा होते हैं, लोकल रूलर, उनके हिसाब, उनके जरिए रूल किया जाता था, लेकिन इनडायरेक्टली बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है? फिर इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, हम स्वाधीन हो गए और प्रिंसली स्टेट्स आ गए। और उस समय की बात करें 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे उस समय, 550 से ज्यादा। तो उनको एक ऑप्शन दिया गया, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? दे कैन ज्वाइन इंडिया, दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। क्या क्या था? वो भारत में शामिल हो सकते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान में शामिल होना है फिर भी हो सकते हैं, और वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, उस समय की बात की तो 552 थे प्रिंसली स्टेट्स, उनमें से 549 भारत के साथ आ गए थे, इंडिया के साथ। ठीक है? 552 से 549 इंडिया में मर्ज हो गए थे, और 3 रह गए थे। Who are the 3? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। और ये जो रियासतें की बात करें 552 था, 552, उनमें से 549 भारत में आ गए थे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो आयरन मैन, उनकी वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से ये रियासतें भारत में शामिल हुए थे। फिर ये 3 प्रिंसली स्टेट बच गए थे, हैदराबाद,
जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद पुलिस एक्शन से भारत में शामिल हुआ था। ओके, पुलिस एक्शन। ऑपरेशन पोलो जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो कब हुआ था शामिल? 1948 में। याद रखो, कश्मीर के बाद, सॉरी, हैदराबाद की हम बात करें, वो पुलिस एक्शन में भारत में शामिल हुआ था, पुलिस एक्शन से, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन पोलो, जो 1948 में हुआ था। दूसरा क्या था? जूनागढ़। जूनागढ़ वो रेफरेंडम में आया था भारत में, जिसको बोलते हैं हम जनमत। ठीक है, जनमत के जरिए भारत में शामिल हुआ था। फिर कश्मीर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके जरिए वो भारत में शामिल हुआ था, उसके माध्यम में वो भारत में शामिल हुआ था। उस समय वो शासक कौन थे? राजा हरि सिंह। वो हिंदू राजा से, हिंदू किंग थे कश्मीर में। तो ये राज्यों का पुनर्गठन हो गया, प्रिंसली स्टेट्स भारत में ज्वाइन कर लिए। और 1950 की बात करें तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान था, वो 4-4 क्लासिफिकेशन किया था स्टेट्स का, 4-4 क्लासिफिकेशन। राज्य को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और डी के तहत डिवाइड किया। कैटेगरी ए में कौन आएंगे? कैटेगरी ए, इसमें बोल रहा है कि जो गवर्नर्स प्रोविंस जो पहले था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, जो गवर्नर्स प्रोविंस, जैसे हम बात कर सकते हैं आसाम की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, ठीक है, पंजाब, ये सब गवर्नर्स प्रोविंस थे, तो वो कैटेगरी ए में आ जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी बी में कौन आएगा? जो ईस्ट वाले प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट, हम अभी बात किए ना प्रिंसली स्टेट, जूनागढ़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, ये सब प्रिंसली स्टेट, उनको कैटेगरी बी में ऐड किया गया। कैटेगरी सी में किसको ऐड किया गया? कैटेगरी सी में जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था उस समय की, कौन कौन था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस में? अजमेर की बात करें, अजमेर था, भोपाल, फिर हम बात कर सकते हैं दिल्ली भी था। ये सब कैटेगरी सी में आ गए। और डी में आ गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये 4-4 क्लासिफिकेशन था उस समय की। फिर आ गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इंपोर्टेंट कमिटीज आए थे, इंपोर्टेंट कमिटी। उस कमिटी में हम पहले डिस्कस करेंगे धार कमीशन, देन जेवीपी कमीशन, देन फजल अली कमीशन। ये तीनों कमीशन बहुत जरूरी है, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। धार कमीशन कब आया था? 1948 में। इट वॉज हेडेड बाय एस.के. धर। एस.के. धर कौन थे? वो कौन थे? वो चीफ जस्टिस थे। ओके, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.के. धर। जब 1947 में हम आजाद हुए थे, उसके बाद एक राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, इसकी मांग उठी। वो जानने के लिए एक धार कमीशन आया था 1948 में। उसका काम क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, उसका नाम भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका काम क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि उसको यह जानना है कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को आधार करके, लैंग्वेज को बेसिस करके स्टेट, नया स्टेट बनाना चाहिए या नहीं। तो धार कमीशन ने क्या बोला? इसने रिजेक्ट कर लिया। ये रिजेक्ट कर लिया क्या? ये जो लैंग्वेज को आधार करके लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। रिजेक्टेड
लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। ये बोला कि भाषा को लेके कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव क्या दिया, ये क्या मतलब रिकमेंडेशंस क्या दिया? पहला था क्या, लैंग्वेज को आधार करके कोई स्टेट नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या था, इसका सजेशन ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यूनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर स्टेट बन सकता है। ये बोला जो राज्य का पुनर्गठन वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा, उसके आधार में बन सकता है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके आधार में बन सकता है। और राष्ट्र का एकता, यूनिटी, उसके आधार में भी स्टेट बन सकता है। लेकिन लैंग्वेज के आधार पे स्टेट नहीं बनेगा। अगर लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाया जाए तो क्या होगा? इट माइट थ्रेटन द नेशनल यूनिटी। ठीक है, फॉर्मिंग स्टेट ऑन लैंग्वेज लाइन्स माइट थ्रेटन नेशनल यूनिटी। हम जो बोल रहे हैं राष्ट्र का जो एकता है, राष्ट्र एकता, उसके लिए यह खतरा हो सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज के आधार पे नहीं बनना चाहिए स्टेट। ये जब कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दे दिया, क्या रिएक्शन क्या आया? क्या रिएक्शन था लोगों का? क्या रिएक्शन था? पर्टिकुलरली ये जो रिपोर्ट आया ये अनपॉपुलर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर था, लोगों को पसंद नहीं आया। खास करके कहां पे? साउथ इंडियन स्टेट्स में, साउथ इंडिया में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा मांगे लैंग्वेज को आधार करके स्टेट बनना चाहिए वो साउथ इंडिया से ही आया था। सो बहुत सारा लीडर ने, राजनेता ने इसको अपोज किए। फिर एक जेवीपी कमिटी आया, जेवीपी कमिटी ऑफ 1948 एंड 49, जेवीपी कमिटी। जेवीपी का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ये 3 मेंबर थे यहां पे, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, ये तीनों थे। कौन कौन थे याद रखो? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जिनको बोलते हैं हम आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड पटाभी सीतारामैया, ये तीनों एक साथ आए एक कमिटी जिसको हम बोलते हैं जेवीपी कमिटी। इसका मैंडेट क्या था? जब धार कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं बनना चाहिए, तो इनको मैंडेट दिया गया कि यह डिसाइड करे कि क्या राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना जरूरी है। उनका उद्देश्य क्या था? उनको मैंडेट दिया गया था कि टू एग्जामिन वेदर स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर क्या राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए या नहीं, इसको दिया गया था ये मैंडेट। ये कमिटी कब आया था? 1948 में। और इनका रिपोर्ट कब आया? 1949 में। 49 में रिपोर्ट आया। तो इनका रिकमेंडेशंस क्या था रिपोर्ट में? रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इमीडिएट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये बोल दिया कि लैंग्वेज के आधार पे तुरंत राज्य न बनाया जाए। सो इट ऑल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, भाषा के आधार पर स्टेट का बनना, यह भी मना कर दिया। ये बोला कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो सुझाव उनका और क्या था? जेवीपी कमिटी ने बोला नेशनल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये ज्यादा जरूरी है रेदर देन लैंग्वेज। वो बोले कि देश का यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि लैंग्वेज। अगर कोई भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो किस बेसिस में करना चाहिए? नेशनल यूनिटी मेंटेन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक सुविधा वो होना चाहिए। अगर ये दोनों मकसद फुलफिल हो रहा है तो हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज
नो। लेकिन ये एक छोटा सा ऑप्शन रखा। क्या ऑप्शन था? वो ऑप्शन था कि फ्यूचर में हम लैंग्वेज को लेकर स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, ये बोला इमीडिएटली नहीं बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर में बाद में हम लैंग्वेज को लेकर स्टेप बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। और इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन आंध्र प्रदेश का था। कैसे? ये जो कमेटी था, जेबीपी कमेटी, उसने कहा कि अगर ये जो आंध्र प्रदेश के लोग अगर वो अलग राज्य चाहते हैं तो विचार किया जा सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को एक्सेप्शन मिला था। अगर वो चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग चाहते हैं अलग राज्य, तो वो विचार किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था? जो एक गांधीयन थे, पोटी श्रीरामुल्लू, जो पोटी श्रीरामुल्लू थे, एक गांधीयन, वो आमरण अनशन, भूख हड़ताल में चले गए और वो 56 दिन के बाद, 56 डेज के बाद उनका मौत हो गया था, वो मर गए थे। तो ये जो लैंग्वेज को लेके, क्योंकि उनका मांग था कि आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, उसको लेकर वो 56 दिन तक आमरण अनशन में बैठ गए थे और 56 दिन के बाद वो मर गए थे। तो आंध्र प्रदेश का जन्म 1953 में एक सेपरेट स्टेट के हिसाब से हो गया था और ये पहला था आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी स्टेट लैंग्वेज के आधार पर बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कमिटी, फजल अली कमीशन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन। इसका बैकग्राउंड क्या था? जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को आधार करके जब आंध्र प्रदेश स्टेट, एक नया स्टेट बना था, वो मद्रास से अलग हो गया था। तो ये जो आंध्र प्रदेश बना, वो दूसरा रीजन, इसको देख के जो दूसरा रीजन, ये तो पांडुरा बॉक्स खोल दिया ना, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, सभी लोगों ने, सभी में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। ठीक है, एक हो गया, ये दिखा दिया, हाँ ठीक है आंध्र प्रदेश में हो गया लैंग्वेज के बेसिस में, तो बाकी स्टेट भी बोल रहे हैं हम आंध्र प्रदेश में अगर हो गया तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं होगा? तो ये लोग मांग करने लगे, तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। सो एक कमीशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, जिसको हम बोलते, क्या बोल सकते हैं? फजल अली कमीशन, दैट वाज हेडेड बाय फजल अली, जस्टिस फजल अली। ओके, इस कमेटी का और 2 मेंबर थे। कौन कौन थे? के.एम. पानेकर, दूसरे मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू, H.N. कुंजरू, ये 2 लोग भी थे। ये कब बना था ये कमीशन? 1953 में। रिपोर्ट कब आया? रिपोर्ट 1955 में। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? टू एग्जामिन द एंटायर क्वेश्चन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड टू रिकमेंड द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। पहले 2 कमेटी आया था, राइट? क्या क्या 2 कमेटी था? क्या था? दोनों कमेटी, धार कमीशन था और जेबीपी। ये दोनों ने लैंग्वेज को आधार करके, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर लिए। फिर ये फाइनली जो कमीशन आया, फजल अली कमीशन, उसको बोला गया कि तुम पूरी तरीके से देखो, ये जो 2 कमीशन आया था उसको इग्नोर करो, तुम एंटायर क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिकंसिडर करो और रिकमेंडेशंस दो, सुझाव दो। क्या भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे बनना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनना चाहिए? संस्कृति के आधार पे बनना चाहिए? और कोई इकोनॉमिक कॉज है, कोई भी कारण हो, लिंग्विस्टिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इकोनॉमिक और कल्चरल, कोई भी कारण हो, तुम अच्छे से समझो, अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन को एग्जामिन करो, फिर
अपना रिपोर्ट दो। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता बनी रहे इस पर भी ध्यान देना होगा। दैट मीन्स लैंग्वेज को आधार करके स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी वो भी बजाय रहे, वो भी इंटैक्ट रहे, उस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरा क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी, बोल रहा है कि प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक एफिशिएंसी, उसके आधार पर भी स्टेट बनाया जा सकता है। और सेम यूनिटी और इंटीग्रिटी देश का बजाय बनाए रखना चाहिए, देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बोला कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये जो वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात है, एक भाषा और एक राज्य का जो फॉर्मूला, उसको वो रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन वन लैंग्वेज, एक ही भाषा के लिए एक ही स्टेट, वो रिजेक्ट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और उसका सुझाव क्या था, जो 16 स्टेट होना चाहिए उस समय और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन्स। ठीक है, 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन्स, और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन का सुझाव दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, 1956 में भारत में 14 स्टेट था, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज था, यूनियन टेरिटोरीज। ये स्टेटस कब का है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरीज का, 1956 का। न्यू स्टेट्स एंड यूटीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी के बाद 1956 के बाद जो नए स्टेट्स वगैरह आए थे, जो नया स्टेट का बनवाया गया था, जो नया स्टेट्स बनाए गए थे, वो पहला था महाराष्ट्र और गुजरात का बाइफरकेशन हुआ था 1960 में। 1960 में बॉम्बे अलग हो गया था, बॉम्बे अलग हो गया, और लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा लैंग्वेज, गुजराती और मराठी। मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र, गुजराती लैंग्वेज गुजरात। ये बॉम्बे अलग हो गया था 1960 में। नागालैंड 1963 में, कहां से किससे आया था, आसाम से, आसाम से बाइफरकेट होकर नागालैंड बना था 1963 में। हरियाणा कहां से आया, ये पंजाब से आया था, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पंजाबी स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग। पंजाबी स्पीकिंग पंजाब, हिंदी स्पीकिंग हरियाणा हो गया। और जो चंडीगढ़ यूटी था, यूटी चंडीगढ़, उसको दोनों का कॉमन कैपिटल बनाया दिया गया। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में आया, हिमाचल प्रदेश, ये पहले यूटी था, उसको अभी स्टेट बनाया दिया गया। फिर 1975 सिक्किम, ये सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, एक अलग ही स्टेट था। ओके, इट मर्ज विथ इंडिया थ्रू रेफरेंडम एंड इट बिकेम 22nd स्टेट, 22वां राज्य बन गया था भारत का। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों अलग हुए थे 2000 में। छत्तीसगढ़, इट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। झारखंड कहां से आया, बिहार से, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर 2014 में तेलंगाना कहां से आया, आंध्र प्रदेश से। और जो न्यू यूटीज की बात कर रहे हैं, न्यू यूनियन टेरिटोरीज की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ 66 में आया, दादरा नगर हवेली दामन दीव मर्ज हो गया था 2020 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में। ये कैसे हुआ, जो JNK जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था, उसको हम बाइफरकेट कर दिए, दो अलग यूटी में तब्दील कर दिए, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख।
इसके अलावा नाम भी बदला जा सकता है ना। हम जानते हैं ये जो आर्टिकल 1 to 4 के बीच शेड्यूल 1 में पार्लियामेंट के पास एक पावर है, बाउंड्रीज वगैरह चेंज कर सकता है। इसके अलावा किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है। ये पार्लियामेंट के हाथ ये पावर है। तो मद्रास वो तमिलनाडु बन गया 1969 में। मैसूर जो था वो कर्नाटक स्टेट बन गया 1973 में। उड़ीसा बन गया 2011 में। और जो उड़िया लैंग्वेज था वो उड़िया हो गया अभी। ठीक है, उड़िया। पांडिचेरी को हम पुडुचेरी बोल रहे हैं, 2007 में वो हुआ था। हम उत्तरांचल को उत्तराखंड अभी बोल रहे हैं, 2006 में वो नेम चेंज हुआ था। टू कंक्लूड हम ये बोल सकते हैं 1956 के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो रियासतों का एकीकरण भारत की सोच को दिखाता है। एकता में अनेकता, जिसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, पहली बार वो भाषा के आधार पर राज्य बनाए। लेकिन इसके बाद भी भारत ने अपने लोगों की भावनाओं, संस्कृति, पहचान, ये सबके अनुरूप नए राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी बनाए हैं। तो ये इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। कोई भी स्टेट है, राज्य की मांग तो होती रहती है, पहले हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन इसके अलावा लोगों का भावना हो गया, उनकी संस्कृति हो गया, उनकी परंपरा हो गया, उनकी पहचान, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ भी स्टेट बना हुआ है। ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट, इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेटिंग इंटरनल बाउंड्रीज। ये बोल रहा है कि जो भारत का पार्लियामेंट देश के अंदर जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको सेट करने में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट अलाउज, वो बोला कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बन गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा था, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, उसको भी बैलेंस कर रहा था। सो ये जितना भी सारा बदलाव आया है, ये भारत के संघीय संरचना में एक फ्लेक्सिबिलिटी है और राष्ट्रीय एकता प्रति समर्पण का भाव दिखाता है। एंड द जर्नी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन और द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, इट रिफ्लेक्ट्स द डोमेस्टिक वैल्यूज एंड रीजनल एस्पिरेशंस। डोमेस्टिक वैल्यूज एंड रीजनल एस्पिरेशंस, लोगों का एस्पिरेशन, उसको ध्यान में रखा, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसको भी नजर में रखा है, उसको भी ध्यान में रखा है। This is all about the state and duties, or you can say state reorganization. और PDF you can join the Telegram channel, और Instagram में हमें फॉलो भी कर सकते हैं। This is all about the State Reorganization Commission. Like, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।